नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले हफ्ते की जो मुख्य राजनीतिक घटनाएं होती हैं उस पे बातचीत करते हैं। प्रो साहब, सबसे जो मुझे लगा पिछले सप्ताह जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी जिसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, और वो मतलब आरएसएस के प्रमुख के मुंह से आई, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी जरूरी है। पांचजन्य को और ऑर्गेनाइजर को एक इंटरव्यू देते समय मोहन भागवत साहब ने बहुत सी चीजें स्पष्ट की जो अभी तक लगता था कि नहीं, शायद ऐसा नहीं है, शायद ऐसा है। उन्होंने पहली चीज तो ये कही कि ये जो मुसलमान है, एक तरह से उनको हद में रहना है, सेंस ऑफ सुप्रीमेसी उनके अंदर है, वो गड़बड़ है। और एक चीज मुझे अजीब सी लगी, उन्होंने कहा कि ये 1000 साल तक की जो युद्ध है, तो उसमें हिंदुओं का एग्रेशन स्वाभाविक है, और कभी कभी वो एग्रेशन जो है उसका मैनिफेस्टेशन भी हो जाया करेगा। तो इस पे को लेके आपका जरा मैं स्पष्ट समझना चाहता हूं कि ये क्या टिप्पणी थी, इसका रेफरेंस क्या है, इसके रिपरकशंस क्या है, आगे आने वाले समय में इसके क्या प्रभाव पड़ेगा। असल में दिक्कत यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक जब ये सब बातें बोलते हैं तो वो बहुत सारे अंतर्विरोधों के शिकार हो जाते हैं। वो खुद को बहुत सारी उलझनों में फंसा लेते हैं। देखिए, एक तरफ तो संघ की तरफ से प्रयास ये हो रहा है कहने का कि इतिहास केवल हिंदुओं की पराजय, जितनी जितनी पराजय हुई है उन्हीं को दिखाता है इतिहास। हिंदुओं ने जो जीतें हासिल की वो नहीं दिखाता इतिहास। और दूसरी तरफ आप थीसिस ये देते हैं कि हमारी गुलामी जो है वो 1000 साल पुरानी है। तो जब आप ये कहते हैं कि हमारी गुलामी 1000 साल पुरानी है, तो दरअसल आप जो जिन हिंदू जीतों के इतिहास को आप रेखांकित करना चाहते हैं, आप खुद ही उनको विलुप्त कर देने पर आमादा दिखते हैं। आप देखिए, बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए 8वीं सदी की शुरुआत में, यानी 711 या 710 या 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर हमला किया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर हमला किया तो वहां पर एक बड़ा शासन था, राजा दाहिर जिसके शासक थे, और वो एक ब्राह्मण हुकूमत थी, वो ब्राह्मणों का वंश था और उनकी राजधानी का नाम भी ब्राह्मणाबाद था। तो उनके बीच में युद्ध हुआ, राजा दाहिर पराजित हो गए, युद्ध में मारे भी गए, और राजा दाहिर की दोनों बेटियों को उन्होंने कैप्चर किया और सिंध में अरब मुसलमानों ने अपनी हुकूमत कायम की। ये माना जाता है कि भारत के ऊपर मुसलमानों का पहला आक्रमण था। अच्छा, अब इसके बाद में ये नहीं दिखाया जाता कि उसके कुछ, जब मोहम्मद बिन कासिम चला गया और वहां की राजनीति में फिर उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया, ये नहीं दिखाया जाता कि बाद में राजा दाहिर के वंशजों ने, उत्तराधिकारियों ने फौज दोबारा जमा की और उन्होंने राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरबों से वापस छीन लिया। उसके बाद 250-300 साल तक कोई भी मुसलमान आक्रमण भारत के ऊपर नहीं हुआ। इसी तरीके से उपनिवेशवाद के जमाने में भी पुर्तगालियों ने जब कालीकट के तट पे आक्रमण किया तो नायर सिपाहियों ने उनको रात भर युद्ध चला और रात भर युद्ध में पूरी तरीके से परास्त कर दिया। उसके बाद पुर्तगालियों की कभी हिम्मत नहीं हुई दोबारा कालीकट के ऊपर हमला करने की। अच्छा, एक तो इतिहास के ये पहलू हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार आप एक ब्रॉड स्ट्रोक्स के साथ में लगातार ये कहते रहेंगे हम 1000 साल की हुकूमत, 1000 साल की गुलामी है, 1000 साल की गुलामी। अगर आप ये कहते रहेंगे तो फिर आप सही इतिहास को कैसे लिख पाएंगे? अगर वास्तव में आप इतिहास का सही लेखन करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की फिक्रेबाजी से बचना चाहिए। इस प्रकार की फिक्रेबाजी केवल इसलिए की जाती है ताकि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया को जन्म दिया जा सके, उसको तीखा किया जा सके और हिंदुओं की राजनीतिक गोलबंदी की जा सके। वास्तव में मुसलमानों का पूरे देश के ऊपर कभी भी कब्जा नहीं रहा। अंग्रेजों तक का पूरे देश के ऊपर कभी कब्जा नहीं रहा। भारत में ऐसा कोई भी साम्राज्य नहीं हुआ, अशोक का साम्राज्य हो, चंद्रगुप्त का साम्राज्य हो, या किसी का भी साम्राज्य हो, अकबर का साम्राज्य हो, जिसने एक साथ कभी पूरे देश के ऊपर कब्जा कर पाया हो। मैं तो ये कहता हूं कि विभाजन के बाद भारत के अंदर जो सरकार बनी 15 अगस्त 1947 में, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, केवल वही एक सरकार थी जिसका देश के चप्पे चप्पे के ऊपर जिस देश की हुकूमत थी। इसके अलावा उससे पहले भारत में कोई ऐसी सरकार नहीं थी। केवल आजाद भारत की सरकार ही ऐसी थी जिसका राजनीतिक नियंत्रण पूरे देश के ऊपर था और जो उत्तरोत्तर उसके बाद मजबूत होता चला गया। एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक केंद्र उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण आजाद भारत में स्थापित हुआ। इस चीज को रेखांकित करने की बजाय
इस प्रकार की बातें रेखांकित की जाती हैं कि भारत 1000 साल की गुलामी में कर रहा। ये बात सही है कि मुसलमानों का भारत के एक बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा था। अब 18वीं सदी में आइए, 18वीं सदी में जब मुस्लिम हुकूमत कमजोर हो गई, मुगल हुकूमत बिखरने लगी, 18वीं सदी में देखिए कितनी तरह की राजनीतिक शक्तियां भारत में सक्रिय थी। किसी किसी इलाके में पुर्तगालियों का कब्जा था, कहीं फ्रांसीसी थे, कहीं डच थे, कहीं अंग्रेज थे, कहीं मुसलमान थे, कहीं हिंदू थे। तो जो भारतीय इतिहास है वो एक खास तरह का इतिहास है, और मोहन भागवत इस इतिहास को जिस तरीके से पेश करते हैं, दरअसल ये उन्हीं की थीसिस का खंडन करता है। जी, मुझे एक चीज और लगती है प्रोफेसर साहब, मुझे ये लगता है कि बेसिक जो आइडिया है वो अगर गोडसे वाली पद्धति से शुरू करके प्रज्ञा ठाकुर और ये जो श्री राम सेना के अभी कह रहे हैं कि सबको तलवार रखें, वो कहीं ना कहीं जो हमारे भागवत साहब हैं वो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बिना कहे कि वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा कभी कभी इस तरह। तो वो उसको भी क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस तरह के लोग एलिमेंट्स हैं बीजेपी या आरएसएस में। देखिए, ये जब से राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ है 1990 से, तभी से हिंदू आक्रामकता, हिंदू राजनीतिक आक्रामकता और सांप्रदायिक यानी एक दूसरे धर्म के खिलाफ घृणा का प्रचार, ये बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। शुरू में ये चीज पूरी तरीके से जमती नहीं थी, बहुत कम लोगों के बीच में सीमित रहती थी, यानी इसके लेनदार बहुत कम थे भारतीय समाज में, उनका प्रतिशत बहुत छोटा था। धीरे धीरे इसका प्रतिशत बढ़ता चला गया है, और इसका प्रतिशत बढ़ने का कारण ही यह है कि भले ही लोग सक्रिय रूप से सांप्रदायिक गतिविधियों में भागीदारी न करें, लेकिन उसके संचित परिणाम के रूप में जो राजनीति होती है, जो मुसलमान विरोधी प्रतिक्रिया होती है, वो पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ पूरा उठा रहे हैं। वो ये 45 से 50% की जो राजनीतिक हिंदू एकता है, ये उसका परिणाम है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये पूरा रेटरिक जो है, ये पूरी फिक्रेबाजी, ये पूरी जुमलेबाजी है, ये लगातार कई मंचों से, कई मुकामों से, कहीं भौंडे तरीके से और कहीं नफीस तरीके से होती रहती है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक कहते हैं उसमें उसका तरीका थोड़ा सा नफीस होता है, थोड़ा परिष्कृत तरीके से कहते हैं, और राम सेना के चीफ जो कहते हैं और दूसरे तमाम लोग जो कहते हैं, और चुनाव के वक्त में जो अनुराग ठाकुर जैसे लोग कहते हैं गोली मारो सालों को, है तो वो बिल्कुल भौंडे तरीके से होता है। तो ये विभिन्न स्तरों पर विभिन्न तरीके से ये लोग लगातार एक ही बात लगातार कहते रहते हैं, ताकि इसको मैं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स कहता हूं, ताकि सांप्रदायिकता का जो कढ़ा है वो धीरे धीरे करके खदबदाता रहे। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़ी ये हुई कि खड़गे साहब ने एक इन्विटेशन भेजा है कि 30 जनवरी को जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन कार्यक्रम है श्रीनगर में, उस पे उन्होंने आह्वान किया है, करीब 21 नेताओं को उन्होंने निमंत्रण भेजा है। लेकिन ज्यादा बात इस पे हो रही है कि उन्होंने किसको किसको नहीं बुलाया, और उसमें मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल साहब और केसीआर की बात हो रही है कि भाई केसीआर और उनको नहीं बुलाया मुख्य रूप से। मैं जरा इस पे समझना चाहता हूं, क्योंकि केसीआर का मैं एक चीज जानता हूं केसीआर के कि जब भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही वहां से निकली या उसके दौरान ही वहां पे उनके ऑफिस में, कांग्रेस के ऑफिस में ठीक से आक्रमण हुआ था, और उस पर कोई बहुत ढिलाई से ही उसकी जांच चली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकल नेतृत्व है कांग्रेस का, वो भी कहीं ना कहीं रेजिस्ट करता होगा ना कि भाई अगर हमारा यहाँ रोज का झगड़ा है तो आप उनको कैसे, कुछ इस तरह की बात हो सकती है। और अरविंद केजरीवाल जी, मेरा कहना है पहली बात तो यह है कि उन्होंने यात्रा के समापन के मौके पर विपक्षी दलों को बुलाया, ये स्वागत योग्य बात है। ये एक अच्छा कदम है कि विपक्षी दल आए, वो एक ऐसा मौका है। अब यात्रा में भाग लेने के लिए बुला नहीं रहे, यात्रा तो उसमें खत्म हो जाएगी, तो उसमें प्रतीकात्मक रूप से सब लोग एक जगह खड़े हों, और यात्रा का विरोध किसी विपक्षी दल ने किया नहीं है, चाहे यात्रा में शामिल हुआ हो या ना हुआ हो, तो वो तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन उन्होंने के चंद्रशेखर राव को छांट दिया, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने छांट दिया, और उसके बारे में उनके प्रवक्ता साफ तौर पर कहते भी हैं। केसीआर के बारे में क्या कहते हैं ये तो मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में उन प्रवक्ताओं का ये कहना है कि भाई वो तो खुद ही विपक्षी एकता में वो लोग विश्वास नहीं करते, वो भाजपा विरोधी विपक्षी एकता में विश्वास नहीं करते, इसलिए हमने उनको बुलाया नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी बेहतर ये होता कि औपचारिक रूप से सबके पास निमंत्रण जाता। ये बात सही है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का पूरा जनाधार अपने पास खींच लिया है, और कांग्रेस सिफर बन गई है दिल्ली के अंदर।
अब अभी अगले ही साल तेलंगाना में चुनाव होगा। उस चुनाव में कांग्रेस का और केसीआर की पार्टी के बीच में जम की टक्कर होगी। तो बहुत सारे स्थानीय राजनीति के पहलू हैं ही, लेकिन स्थानीय राजनीति के इन पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए भी ये बेहतर होता कि कांग्रेस अपनी तरफ से औपचारिक निमंत्रण सबको भेजती, कोई आता या नहीं आता। जी मैं एक दो डेवलपमेंट और हुए हैं, मैं दोनों पे एक बहुत क्विक रिस्पॉन्स ले लूं। एक एक्सेस केसीआर साहब, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी और इन लोग भी मिलके एक अपनी बातचीत कुछ कर रहे हैं और अलग से कुछ मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या ये वो तीसरे फ्रंट की आपको लगता है कि कुछ पेशबंदी हो रही है आपकी भाषा में? मुझे लगता है कि तीसरे फ्रंट की जो जितनी भी कोशिश है वो सबसे ज्यादा गंभीर, व्यवस्थित और सुनियोजित कोशिश नीतीश कुमार के जरिए हो रही है। भले उसे अभी नाम तीसरे फ्रंट का ना दिया गया हो, है, लेकिन नीतीश कुमार जो कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा गंभीरता दिखती है और गहराई दिखती है। और वो कोशिश बहुत ही शुरुआती चरण में है, वो टटोलने के चरण में है, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि अभी तीसरा फ्रंट नहीं बन सकता। तीसरा फ्रंट बनने की तरफ, यानी भाजपा विरोधी एकता बनने की जो एक पूरा मीजान बनेगा, उसका पूरा ढांचा बनेगा, वो अगले साल जब अक्टूबर नवंबर के अंदर बड़े बड़े राज्यों के अंदर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद वो बात बनने की संभावना बनेगी। तो अभी नीतीश कुमार की तरफ से जो कोशिश हो रही है उस कोशिश को मैं ज्यादा गंभीरता पूर्वक लेता हूं। बाकी और लोग भी आपस में मिलते बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, अंदाजे लगाते होंगे कि भाई हम भाजपा को किस किस तरीके से हरा सकते हैं या केवल उसकी कुछ सीटें कम कर सकते हैं। इस प्रकार की मैं मानता हूं चर्चाएं होती होंगी। तो ये छोटी छोटी पेशबंदियां हैं जिनमें सबसे बड़ी पेशबंदी नीतीश कुमार द्वारा की जा रही है। इस रूप में इनको लेना चाहिए। जी एक लेकिन छोटा डेवलपमेंट है जो मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ ले रहा हूं, बाकी लोग उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सीपीएम ने अपनी तरफ से एक पहल शुरू की है, उन्होंने त्रिपुरा में अपनी तरफ से ये डायलॉग शुरू किया, और हालांकि उनको बहुत जरूरत नहीं थी कांग्रेस की, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, ऑफिशियली भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, मतलब अगर सीपीएम की बात करें तो। देखिए, सीपीएम ये देख रही है कि त्रिपुरा में जो भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ है वो उभार इस चुनाव में सांसत में पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि वहां पर एक स्थानीय वासियों की एक पार्टी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं अभी, वो उस पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ट्राइबल वाली है। हाँ, ट्राइबल वाली, हाँ जी, वह पार्टी वो त्रिपुरी लैंड अलग अलग राज्य बनाने की बात कर रही है। हाँ, अब वो भी इस सीपीएम और कांग्रेस का जो गठजोड़ बनेगा, इस गठजोड़ में वो पार्टी भी शामिल होने के लिए तैयार है और शायद इसकी भी घोषणा हो गई है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। और जब सीताराम येचुरी से ये पूछा गया कि भाई ये पार्टी तो अलग त्रिपुरा का विभाजन चाहती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो चाहती जरूर है और हम लोग उससे सहमत नहीं है, लेकिन संविधान के दायरे को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा सकता है इसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी वो सब लोग इस प्रकार के मतभेदों पर जोर देने की बजाय एकता के पहलुओं पर जोर देना चाहते हैं और एक भाजपा विरोधी एकता त्रिपुरा में बनाना चाहते हैं। देखिए, अगर प्रांतों के अंदर भाजपा विरोधी एकता मजबूती से बनती है और उसकी कोई संभावनाएं बनती हैं, तो उसको हम लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि वही एकता लोकसभा चुनावों में भी दोहराई जाएगी। जी, अगर विधानसभा चुनावों में वहां भाजपा विरोधी एकता बनती है और सफल होती है, तो वो एकता लोकसभा चुनाव में भी दोहराई जाएगी और वहां भाजपा को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे बिहार में राज्य के स्तर पर जो एकता बनी है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में, उपेंद्र कुशवाहा वगैरह सब लोगों के बीच में जो एकता बनी है, ये एकता अगर लोकसभा चुनाव तक कायम रहती है तो भाजपा के लिए बिहार की 40 सीटों में अपना दबदबा कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रक्रियाएं हैं जो राज्य के स्तर पर चल रही हैं और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, उल्लेखनीय प्रक्रियाएं हैं, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी, मैं अब एक और डेवलपमेंट हुआ है और उसको मतलब बहुत ज्यादा इशू नहीं बनाया गया है क्योंकि मीडिया उसको नहीं बनाना चाहती है। ये जो तमिलनाडु के रवि साहब हैं, आर एन रवि साहब, इन्होंने नागालैंड में भी गए, इन्होंने कुछ कुछ अपना किया। मयुआ ने जो जिस ग्रुप के साथ ये बातचीत कर रहे थे, उन्हीं ने कहा कि इनको यहां से हटाइए। अब ये तमिलनाडु में जाके कुछ अजीब अजीब काम कर रहे हैं।
और जो स्टैब्लिश राज्यपाल की परंपरा है उसको हटा रहे हैं, द्रविड़ वर्सेस आर्यन बात करने लग रहे हैं। मैं थोड़ा इसमें, क्योंकि उनका जो कजगम है, उनका जो द्रविड़ प्राइड है, ये उसको कहीं छू रहे हैं, इज टचिंग दैट नर्व। देखिए, आप जो तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में आर एन रवि की जो भूमिका है, उस भूमिका के ऊपर लगातार हम लोग लगातार मीडिया में चर्चा हो रही है और बहुत सुंदर किस्म की समीक्षाएं आ रही हैं और राज्यपाल के कर्तव्यों को याद दिलाया जा रहा है। जो संघात्मक ढांचे की जो राज्यपाल की भूमिका है, उस भूमिका पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। ये सब चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मामले को यहां तक सीमित नहीं रखना चाहिए। दरअसल ये एक ऐसा मामला है जो अभी शीघ्र ही बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। मैं तो मानता हूं आगे या चल के हम लोगों को शायद अलग से इसके ऊपर एक कार्यक्रम बातचीत करें। इसमें यह है कि तमाम राज्यपालों के जरिए और उपराष्ट्रपति के जरिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे लोकतंत्र को एक नए भीतर से बदलना चाहती है, और उसका एक बड़ा ही कंसर्टेड, मतलब बहुत ही एक साथ सब कई मुकामों पर होने वाला प्रयास चल रहा है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार की जो तकरार है, इसमें आज ही अरविंद केजरीवाल कल मिले थे कानून की किताब लेकर उपराज्यपाल से। उपराज्यपाल ने उनकी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूछा है कि भाई अगर आप सारे अधिकार आप ही के पास रहेंगे सरकार चलाने के, तो दिल्ली में चुनी हुई सरकार चुनाव कराने का फायदा क्या है? इन तमाम बातों पे उपराज्यपाल का मानना ये था कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट की सलाहें हैं, ये तो उनकी एडवाइजरी है, एडवाइस है। हमारा मन होगा तो हम मानेंगे, नहीं मन होगा तो मानेंगे। हमारे नाम के साथ प्रशासक लिखा हुआ है, हम प्रशासक हैं और हर चीज का हम प्रशासन करेंगे दिल्ली के अंदर। मतलब वो एक प्रशासन का एक केंद्र है और वो उपराज्यपाल है, वो चुनी हुई सरकार नहीं है। चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के बीच में जो अधिकारों का बंटवारा है, वो पूरे इस थीसिस को ही नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल अकेले हम, सारे अधिकार हमारे ही पास हैं और हम ही करेंगे। आप एक तरह से उनका कहना यह है कि जो चुने हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो हमारे असिस्टेंट हैं। जी जी, ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन मतलब मतलब उससे यही निकलता है। अब देखिए ये लड़ाई किस मुकाम पे पहुंचती है। इसी तरीके से अब जो उपराष्ट्रपति ने किया है, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और वहां पर ममता बनर्जी की सरकार के साथ वो किस तरह का सलूक करते थे ये हम सब लोगों को पता है। वो बाकायदा एक समांतर मुख्यमंत्री की तरह काम करने की वहां पे कोशिश कर रहे थे, और यहां पे आके उन्होंने वो काम करना शुरू किया है। भाई धनखड़ साहब तो जनता दल में रह चुके हैं, जनता पार्टी में तो बाद में आए हैं। उनकी राजनीतिक समझ जो है वो तो, और उनका जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है वो पूरा का पूरा गैर भाजपा दलों के बीच में हुआ है। इन सब बिल्कुल इंदिरा गांधी के उस जमाने की याद दिलाई जा रही है हम लोगों को, जब इंदिरा गांधी जो न्यायपालिका का जो कार्यपालिका के कानून बनाने संबंधी जो कदम होते थे, उन कदमों की समीक्षा के प्रति इंदिरा गांधी असहज रहती थी। उनके अंदर बिल्कुल बर्दाश्त करने को उसको तैयार नहीं थी, और वो एक ऐसी प्रतिबद्ध जुडिशरी के पक्ष में थी जो सरकार के कहने पर चले। बिल्कुल इसी तरह का इस देश में माहौल बनाया जा रहा है। अब ये बात कितनी दूर तक जाती है, ये अभी अचानक पिछले 5-6 महीने से शुरू हुआ है। जी, पहले भी इस तरह की बातें हवा में थी, लेकिन जो होने लगा है अचानक, और कई उसके मुकाम है। तमिलनाडु एक मुकाम है, दिल्ली एक उसके अंदर मुकाम है, और केरल एक इसके अंदर मुकाम है, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र में वो बोल रहे हैं उनके बारे में, महाराष्ट्र का एक मुकाम है। सब जगह से एक साथ ये काम हो रहे हैं। तो इसके पीछे आप, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्यपाल की अपनी झकबाजी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब नियोजित तरीके से हो रहा है और इसके पीछे एक राजनीतिक इरादा है। वो राजनीतिक इरादा काफी कुछ स्पष्ट हो चुका है और निकट भविष्य में और भी स्पष्ट होगा। जी, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, और आप तो इस पे बात कर चुके हैं। जैसे धनखड़ साहब ट्रेनिंग लेके आए हैं, पूरी बढ़िया ट्रेनिंग और प्रोविजन वो अपना गवर्नरशिप का काट के आए हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब सिर्फ यही नहीं हो रहा है कि इन लोग कर रहे हैं, इन लोग पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स की प्रिविलेज है उस पर भी ये कहीं ना कहीं रख रहे हैं हाथ। भाई अगर एक एमपी कह रहा है कि मेरा आप माइक ऑफ कर रहे हैं, तो ये उस पर साइलेंट रहते हैं, ये उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं।
अगर बोलते समय उसका माइक ऑफ करवा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसका एविडेंस दीजिए, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दीजिए, तब आप बोलिए। तो कहीं ना कहीं वो लार्जर है, इशू है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे एक केशवानंद भारती केस आया था, उसने इसको सेटल किया था। मुझे लगता है देर सवेर ये चीजें जाके अदालत में ही लैंड करेंगे। अब वो 2 साल लगता है, 1 साल लगता है, वो टाइम है, क्योंकि झगड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं नहीं, झगड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। और इसमें अदालत देखिए, जो हमारे न्यायाधीश हैं, अब न्यायाधीशों के सामने भी ये एक अस्तित्व का प्रश्न है। जी जी। उनकी भूमिका क्या है? जी जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच का संतुलन है, जिसके बारे में हम मानते हैं कि इससे लोकतंत्र चलता है, ये 3 खंबे हैं। ये पूरी कोशिश कार्यपालिका के पक्ष में और विधायिका के पक्ष में इस पूरे संतुलन को झुका देने की है कि जो चुनी हुई सरकार है, जो सरकार निर्वाचित होकर आई है, उस सरकार के अधिकार सर्वोपरि हैं। वो जो कहती है, वो जो करती है, वो जो निर्णय देती है, वो जो आकलन देती है, वो जो आंकड़ा देती है, उन सबको बिना कोई बहस किए हुए सिर झुकाकर सबको मानना चाहिए। और जो ये नहीं मानेगा उसके खिलाफ तरह तरह से मुहिम चलाई जाएगी। जी। कभी मुहिम फैसले के तौर पर चलाई जाएगी, कभी मुहिम सुझाव के तौर पर चलाई जाएगी, कभी मुहिम समीक्षा के तौर पर चलाई जाएगी। और इसमें जो मीडिया है, खासतौर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी मीडिया है, टीवी चैनल है, वो सरकार की इस मुहिम के लगभग साथ खड़े हुए हैं और वो उनकी तरफ से लगातार करतल ध्वनि ही सुनाई पड़ती है। जी नहीं प्रोफेसर साहब, एक जो दुख वाली बात यह है कि जो उन्होंने चुनाव जीतने के लिए एक मॉडल अपनाया ना, नेम शेमिंग का, कि बदनाम करो, डिस्क्रेडिट, वो यही चीज कर रहे हैं जुडिशरी के साथ। जुडिशरी को डिस्क्रेडिट करो, नेम शेमिंग, बदनाम करो, आप अपने इंस्टीट्यूशन को लोअर कर रहे हैं। और मुझसे किसी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कभी बोला था, उनका कहना था कि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात ये बार बार धनखड़ साहब कहते हैं, ये कंटेम्प्ट है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी 2015 में जब ऑर्डर आ चुका, आप उसको नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अब यही है कि वाइस प्रेसिडेंट है, उन पर कौन कंटेम्प्ट लागू करेगा? मैं ये कहता हूं कि जो भारत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, इन सब लोगों को बैठकर सोचना होगा। और इन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में, 7-8 साल में, जिस तरीके से सरकार के उठाए गए बहुत से कदमों का समर्थन किया है, जो जजमेंट दिए गए हैं, आप उन जजमेंटों, एक अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि अगर कोई मंत्री बहुत आपत्तिजनक भाषा बोलता है, सांप्रदायिक भाषा बोलता है, तो ये कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आप उसको सरकार के साथ जोड़ के नहीं देख सकते उसको, ये उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो एक तरफ तो जज साहिबान जो हैं वो इस तरह के फैसले देते हैं, और दूसरी तरफ उनके जो कुछ भी बचे कुचे अधिकार और स्वायत्तताएं वगैरह हैं उन सबके ऊपर हमला हो रहा है। तो वो इस तरह के फैसले देने में और इस हमले के बीच में वो कैसे अपने आप को टिकाए रखेंगे, ये उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। भाई, एक व्यक्ति जिसने सरकार का मंत्री है, जब चुनाव प्रचार करने के लिए उतरता है तो वो कुछ भी बोलता है, घिनौनी से घिनौनी मतलब जो है वो सांप्रदायिक बातचीत करता है। तो आप इससे एक अंदाज लगा सकते हैं कि ये पूरी न्यायपालिका और उसकी साख, उसकी ये पूरी संकट में फंस गई है। जी, मैं चलते चलते मैंने सोचा था शुरू उसी से करूंगा, लेकिन एक आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए शरद यादव जी नहीं रहे, तो मैंने कल उस पर किया भी था, रघु भाई से बातचीत हुई। हालांकि समाजवादी आंदोलन तो इतना बिखर गया है कि अब तो उसको हिस्सों में भी जोड़ना मुश्किल है। लेकिन 2 शब्द अगर शरद यादव जी के बारे में आप कह के हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में। मेरा शरद यादव साहब से निजी परिचय था, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उनकी कुछ बातों की मैंने एक जमाने में आलोचना की थी, जब उन्होंने स्त्रियों के ऊपर बाल परकटी वगैरह का लेकिन इसके अलावा उनकी जो उपस्थिति थी वो बहुत सच्ची बात बोलते थे। इन कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, और उनका स्वर बहुत ही निर्भय स्वर था राजनीति में।
तो इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनको बहुत ही हसरत के साथ याद करता हूं। इस तरह के नेताओं का राजनीति में लगातार अभाव होता है, उनकी जगह भरा जाना बहुत मुश्किल है। देखिए, उनके पास कोई बहुत बड़ा दल नहीं था, कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं था, वो बहुत बड़े पैमाने पर मास लीडर नहीं थे। जिस बिरादरी से आते थे उस बिरादरी के नेता तो मुलायम सिंह यादव और लालू यादव है, और मध्य प्रदेश में उस बिरादरी का ऐसा कोई बोलबाला भी नहीं है जहां से शरद यादव आते थे। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति में लगातार अपनी जगह बनाए रखना, अपना महत्व बनाए रखना और मजबूती के साथ अपनी बात कहना, और ऐसी बात जिस पर लोग विचार करने के लिए मजबूर हों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के नेता मिलने बहुत मुश्किल हो गए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते तक भारत जोड़ो यात्रा तो फाइनल फेज में हो रही होगी। बड़ी ठंडक है, राहुल गांधी अभी भी टी शर्ट नहीं पहन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।